इस वीडियो में हम लोग मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे रेगिस्तान भी कहते हैं, के विषय में चर्चा करेंगे और विश्व के कुछ प्रमुख रेगिस्तानों के नाम भी जानेंगे और वे किस महाद्वीप में स्थित हैं, इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश क्या होता है? ऐसा प्रदेश जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता हो मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इन क्षेत्रों में वर्ष भर में जितनी भी वर्षा होती है, उससे कहीं अधिक जल का वाष्पन हो जाता है। वाष्पन से तात्पर्य है पानी का भाप बन के उड़ जाना। यही कारण है कि यह एक शुष्क प्रदेश होता है। शुष्क यानी सूखा प्रदेश होता है। इन्हें रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर ऐसे ऐसे स्थान गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी। तापमान के आधार पर ऐसे विस्तृत रेगिस्तानी भूभागों को उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश एवं शीत मरुस्थलीय प्रदेश में विभाजित करते हैं। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश से तात्पर्य है कि गर्म मरुस्थलीय प्रदेश और शीत मरुस्थलीय प्रदेश से तात्पर्य है ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। उष्ण यानी गर्म। ऐसे मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकतर भागों में सामान्यतः वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में सामान्य वर्षा कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ तेज हवाएं या तूफान आते हैं। इस क्षेत्र के दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर रहता है। दिन धूप वाले तथा गर्म होते हैं, जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ गर्मियाँ अधिक गर्म व सर्दियाँ अधिक ठंडी होती हैं। अर्थात गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ के तापमान में इतना अंतर हो जाता है कि यह कभी 58 डिग्री सेल्सियस तक तो कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुँच जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क और रेतीली आंधियाँ चलती हैं। विश्व का सबसे अधिक तापमान 58 डिग्री सेल्सियस सहारा मरुस्थल के अल अजीजिया, जो लीबिया में है, नामक स्थान पर अंकित किया गया। अब विश्व के कुछ प्रमुख रेगिस्तानों के बारे में नाम के बारे में जान लेते हैं। जैसे एक एक महाद्वीप के बारे में देखते हैं। एशिया, तो एशिया में आपको तीन मरुस्थल याद करने हैं। एक तो थार का मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल और गोबी का मरुस्थल। जिसमें से गोबी का मरुस्थल जो है ये शीत मरुस्थल है, यानी ठंडा मरुस्थल है। तो एशिया में 3 मरुस्थल हो जाएंगे: थार का मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल और गोबी का मरुस्थल। अब अफ्रीका में देखते हैं। अफ्रीका में 2 मरुस्थल याद करने हैं। ये प्रमुख मरुस्थल हैं। 2 मरुस्थल याद करने हैं। एक है सहारा मरुस्थल और दूसरा है कालाहारी। अफ्रीका में हो जाएगा सहारा और कालाहारी। वहीं उत्तरी अमेरिका में देखते हैं। एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में 2 मरुस्थल याद करना है। एक है कोलोरेडो और दूसरा है एरिजोना। कोलोरेडो और एरिजोना, इसमें जो येलो कलर से दिखाया गया है वही मरुस्थल है। दक्षिणी अमेरिका में देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका में भी आपको 2 मरुस्थल मिलेंगे। एक है आटाकामा, दूसरा है पेटागोनिया। तो दक्षिणी अमेरिका में 2 मरुस्थल, आटाकामा और पेटागोनिया। ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल या इसे ही ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहा जाता है। या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल या ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल कहा जाता है। तो ये प्रमुख मरुस्थल हैं। महाद्वीपों के नाम के साथ पूछा जाता है कि ये मरुस्थल नाम दे देगा और पूछा जाता है कि ये किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एशिया में आपको 3 याद करने हैं: थार का मरुस्थल, अरेबियन और गोबी। जिसमें से गोबी जो है वो शीत मरुस्थल है। अफ्रीका में 2 याद करना है: सहारा और कालाहारी। वहीं उत्तरी अमेरिका में 2 याद करना है: कोलोरेडो और एरिजोना। दक्षिणी अमेरिका में 2: आटाकामा और पेटागोनिया। और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल या
ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ये याद करने के लिए है। मरुस्थल के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे यहाँ के वनस्पतियों के बारे में। अब यहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और वाष्पन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु और कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में वही वनस्पति विकसित हो पाती है जो सूखे की स्थिति का सामना कर सके। यहाँ की वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं, जिससे वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। एक प्रश्न इससे भी संबंधित पूछा जा चुका है कि जिन वनस्पतियों की जड़ें भूमि की अधिक गहराई में जाती हैं, वे किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। जल के वाष्पन को कम करने के लिए इनमें या तो पत्तियां होती ही नहीं हैं, और यदि होती भी हैं तो छोटी छोटी, चिकनी एवं मोटी होती हैं। इन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं तथा इनके तनों पर मोटी छाल होती है। जहाँ कहीं भी जल के स्रोत या नदी होती है, रेगिस्तानों में भी छोटी नदियाँ कहीं कहीं जल के स्रोत पाए जाते हैं, तो जहाँ कहीं भी जल के स्रोत या नदी होती है वहाँ आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियाँ व घासें उगाती हैं। ये वीरान जमीन पर बगीचे दिखाई देते हैं। इस कारण इन्हें मरुद्यान कहते हैं। मरुद्यान क्या होते हैं कि कभी कभी रेगिस्तान के बीच में कहीं कहीं हरे पेड़ पौधे उगाते हैं, कहीं जल का स्रोत थोड़ा भी होता है तो वहाँ पे पेड़ पौधे उगाते हैं, वहाँ के मरुस्थलीय वनस्पतियाँ ही उगाती हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं मरुद्यान या ओसिस इनको कहा जाता है। इंग्लिश में इनको ओसिस कहा जाता है। मरुद्यानों में प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियाँ व मोटे अनाज की खेती की जाती है। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी, ताड़ आदि। तो फसलें अगर पूछा जाएगा तो फसल में आपका आ जाएगा प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियाँ वो मोटे अनाज की खेती की जाती है। वनस्पतियाँ में खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी, ताड़ आदि हैं। यहाँ के अब जानवरों के बारे में जान लेते हैं, जीव जंतुओं के बारे में जान लेते हैं। तो ऊँट तो यहाँ का फेमस जीव है, जंतु है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव है और वनस्पति भी कम मात्रा में है। इस कारण यहाँ जीव जंतुओं की संख्या बहुत कम है। यहाँ वे जीव ही रह पाते हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो और जिनमें अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। इनमें ऊँट प्रमुख है। इसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस जीव को या निम्न में से किसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? तो वहाँ पे ऊँट आंसर हो जाएगा। ऊँट की पीठ पर बड़ा सा कुबड़ होता है जिसमें वसा को चर्बी भी कहा जाता है, इकट्ठा रहती है। यह वसा पानी की कमी को पूरा करती है और ऊँट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह लेता है। तो ऊँट के कुबड़ में वसा होता है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि ऊँट के कुबड़ में पानी भरा होता है, पानी नहीं, उसमें वसा होता है या चर्बी रहता है। मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सवारी व सामान ढोने के काम आते हैं। यहाँ के जानवरों में भेड़ और बकरियां भी पाई जाती हैं। कुछ अन्य जीव जंतु भी यहाँ पाए जाते हैं जो प्रायः गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर मांद या बिल बनाकर रहते हैं, जैसे नेवला, सांप, बिच्छू, गो, हिरन, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी, रेगिस्तानी चूहा आदि। यहाँ पे मानव का जनजीवन कैसा है? मानव कैसा जीवन जीते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। यहाँ पानी की कमी के साथ साथ तापमान में भी अधिक अंतर पाया जाता है। ताप कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम। रेतीली आंधियों के कारण बस्तियां नष्ट होने का डर भी बना रहता है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और बस्तियां दूर दूर बसी हैं। किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ आदिवासी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। इनमें
अरब की बद्दू और कालाहारी की बुशमैन जनजातियां हैं। तो ये दो प्रश्न याद करने वाले हैं। ये पूछा जा चुका है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये कालाहारी जो रेगिस्तान है उसमें पाई जाती है। और अरब में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो अरब में बद्दू जनजाति निवास करती है। कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं, जबकि अरब के बद्दू जो जनजाति होती है जानवरों को पालकर जीवन गुजारने वाले चरवाहे हैं। ये लोग जानवरों के चारे व पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊंट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। इससे पानी देर तक ठंडा रहता है। मरुस्थल के बारे में कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। वहाँ कभी एक पूरी तरह हरा भरा मैदान था। यह एक सघन बसा क्षेत्र था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ व घड़ियाल पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते हैं। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरी आदि सामान्य जानवर थे, लेकिन अब वहाँ नहीं है। अब जो है जो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वहीं। तो एक इसमें तथ्य है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। एक प्रश्न और होता है बालू का स्तूप, ये क्या होता है? देखिए, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तो पवन का वेग कम हो जाता है। कम हो जाने से क्या हो जाता है कि वहाँ बालू एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है, जिसे बालू के टीले बन जाते हैं। उसे बालू का स्तूप या सैंड ड्यून कहते हैं। ये टीले हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। अभी टीले यहाँ पर बने हुए हैं, फिर हवा इनको दूसरी जगह बना देगा, तो ये एक दूसरे जगह पे स्थानांतरित होते रहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, जिससे गर्मी का प्रभाव कम हो सके। मरुस्थलीय क्षेत्र से कुछ संबंधित प्रश्न हैं, जैसे ये पूछा जाता है बार बार कि सहारा मरुस्थल, अब इसका मिलान करना है, तो सहारा मरुस्थल पाया जाता है अफ्रीका में, तो सहारा मरुस्थल को हम मिला देंगे अफ्रीका से। विक्टोरिया ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन कहिए या विक्टोरिया कहिए। एरिजोना ये उत्तरी अमेरिका में, तो इसको हम मिला देंगे उत्तरी अमेरिका से। थार का मरुस्थल एशिया में है। 3 मरुस्थल यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, थार, गोबी और अरेबियन, जहाँ गोबी जो है वो शीत मरुस्थल है। अटाकामा जो है वो, इसको मिला देंगे हम दक्षिणी अमेरिका से। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे।